टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसा हम बात कर रहे थे पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कोरोना की, तो अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर जो केसेस हैं, मुस्बत केसेस की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है वहाँ पर भी। इसीलिए तो वहाँ पर केच में हमने देखा है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, 14 रोज़ा लॉकडाउन है। वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है और उस इलाके के अंदर मार्केट्स बंद रहेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में भी अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अब अच्छा, इसकी वजह क्या है, हम सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लियाकत शाहवानी साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह बलूचिस्तान में सूरत हाल अब बदलती जा रही है, एक मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है और अब फैसला आप लोगों ने कर लिया लॉकडाउन लगाने का। नौबत यहाँ तक आ गई है। पहले तो बात ये नौबत आई क्यों है यहाँ तक, और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर सूबे के शहरों में आप लॉकडाउन लगा रहे हैं? देखिए, नौबत जो है कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से आई। हमेशा लॉकडाउन केसेस बढ़ने की वजह से ही आती है और आवाम का SOPs पे अमल दरामद न करने की वजह से फिर केसेस बढ़ते हैं। अब तो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है, सेंटर्स भी मौजूद है, फ्री डोजेज अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन लोग अपने आप को कम वैक्सीनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज जिसमें ख़ुसूसन मकरान डिवीज़न, जिसमें गवादर के 4 तहसील हैं और तुरबत, केच, पंजगुर में भी यहाँ पे अचानक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। ग्वादर पिछले हफ्ते हमने सैंपल लिए 48 लोगों के, जिनमें 19 जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट हुए। तनासुब के लिहाज से तो 40% बनते हैं, लेकिन तादाद के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कम है। केच में भी 4 केसेस कम रिपोर्ट हुए, वो भी मकरान डिवीज़न में है। और लोगों की आमद और रफ्त SOPs की वायलेशन इसकी वजह है। और अपने तौर पे पहले हमने ग्वादर में स्मार्ट लॉकडाउन किया, लेकिन लोगों ने ज़्यादा SOPs पे जब अमल दरामद नहीं किया तो केसेस बढ़ना शुरू हो गया। अब हम देख रहे हैं ईद के बाद की सूरत हाल, क्योंकि अब तक तो ओवरऑल एवरेज बलूचिस्तान में 8.5% है। पीक पे ये 9.6% थी अप्रैल में, पिछले महीने के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। और पिछले ईद को पूरे मुल्क में जो है ईद से कबल लॉकडाउन हो गया था, जिसके बाद केस कम होना शुरू हुए। इस ईद पे मुकम्मल लॉकडाउन पूरे मुल्क में किसी भी सूबे में नहीं हुआ। अब सूरत हाल हम उसको मेजर कर रहे हैं, गेज करेंगे ईद के बाद जो सूरत हाल है कि अगले हफ्ते केसेस में अगर इजाफा हो जाता है तो फिर खुदा न ख्वास्ता ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए भी पैदा हो सकती है कि इस दफ़ा कोविड के साथ साथ जो वेरिएंट है डेल्टा वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा लीथर साबित हो सकती है। तो सूरत हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं। जिन इज़ला में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या पाबंदियाँ आयद रहेंगी और उन पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, टाउन टू टाउन। गवादर में चूंकि बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और डेल्टा वेरिएंट जो है उसका 40% तनासुब रहा, तो पहले स्मार्ट लॉकडाउन और बाद हमने मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए किया कि लोगों को कोविड के असरात से महफूज रखा जाए। और मुकम्मल लॉकडाउन है, सिर्फ एसेंशियल फूड सर्विसेज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये जो है 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स वो मुकम्मल बंद है, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद है। सिर्फ टेक अवे सर्विस की फैसिलिटी है, वो भी उन लोगों के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होंगे, अदरवाइज उनके लिए भी ये फैसिलिटी नहीं है। 144 और 188 इम्पोज्ड है। कोई भी रेस्टोरेंट इस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, अगले 15 दिनों के लिए गवादर उनकी एंट्री मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और फिशरमैन जो फिशिंग करने के लिए समंदर आते हैं, जो लीगल फिशिंग के लिए विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उन पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हमने बंद कर दिए हैं। तो ये एक मुकम्मल लॉकडाउन है ग्वादर की हद तक और केच के हद तक। इसके अलावा बाकी बलूचिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट में फिल वक्त कोई लॉकडाउन हमने नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की आपको कि ईद के बाद की जो सूरत हाल है केसेस की तरफ हम देख रहे हैं,
इस वक्त तो ओवरऑल 8.5% एवरेज है जुलाई में, पिछले महीने के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। बट हम केस टू केस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जहां भी केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे अच्छा तो शिवानी साहब, जिस मुकम्मल तरह से लॉकडाउन। केसेस बढ़ रहे हैं और सूरत हाल इस तरह की है कि केसेस में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है, इस हालिया लहर के पीछे आप क्या देख रहे हैं? कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही है? जी बिल्कुल, प्रिजमेबली यही दिख रहा है। वी कैन सेंस कि गवादर में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कुल सैंपल्स का 40% थे। कोयटा में 11 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, केच में 4, और बिल्कुल ये जाहिर है कि बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ हम सैंपल्स कलेक्ट करके NIH भिजवा रहे हैं वहाँ से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। लगता ये है कि एक स्पेकुलेशन के तहत कि 15 से 20% इस वक्त डेल्टा वायरस जो है वाइड स्प्रेड है उसका पूरे बलूचिस्तान में, और ये खतरे की घंटी है, बड़ी अलार्मिंग है। और 4th वेव का इसको नाम दिया जा रहा है। और 4th वेव दीगर 3 वेव से यकसर इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा वायरस वो ज़्यादा लीथल, ज़्यादा ख़तरनाक। G20 ने अपने कॉन्फ्रेंस में ये ख़बरदार किया है कि दुनिया की मईशत पे डेल्टा वेरिएंट के असरात की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारी मईशत पे, लोगों की सेहत पे, ज़िंदगियों पे ज़ाहिर है इसका बहुत ज़्यादा असर आ सकता है। तो इसलिए हम प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पे एक तो हमने ये किया कि जितने हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं BHU के हद तक, वहाँ पे दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में अब हमने टेलीमेडिसिन की फौरी तौर पे फैसिलिटी हमने शुरू कर दी है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़ेर सदारत एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुआ जिसमें तमाम बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स, दूर दराज हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं। ठीक है। कल ही हमने 50 सिलेंडर्स जो है 240 MFT ये हमने गवादर भिजवा दिए हैं, केच भी भिजवा दिए हैं, और तमाम जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, इसको हमने पब्लिक के वाइडर इंटरेस्ट में मोबिलाइज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। लियाकत चवानी साहब, ये भी वैक्सीनेशन से भी हमें बताइएगा, क्या इलाके दूर दराज होने की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त रही है, आप ये समझते हैं, और इस रफ्तार को क्या बेहतर बनाया जा रहा है? इस रफ्तार को आवाम के ताउन ही से तेज़ बनाया जा सकता है, मौसर बनाया जाया जा सकता है और कामयाब बनाया जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट यही कर सकती है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करे। हमने मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, हमने 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, वुमेन वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, दफातर में वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, डिपार्टमेंट स्टोर्स में और मार्केटों में ये हमने वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, और मोबाइल जो हमारे वैक्सीनेशन वैन्स हैं वो इसके अलावा हैं, वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं। हमारी टीमें वो लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, और जो एल्डरली हमारे सिटीज़न हैं उनके कॉल रिक्वेस्ट पे, उनके SMS पे, उनके एड्रेसेस पे हमारी टीमें जाके उनको वैक्सीनेट करने की जो सहूलत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लाउड स्पीकर के जरिए हम लोगों को दूर दराज एरियाज में ये कैंपेन हम ड्राइव कर रहे हैं अवेयरनेस का, लोगों को इस तरफ माइल और कायल और रागिब करने के लिए। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पैम्फलेट की सूरत में, हर एक तरह से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़बरदस्त, हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को मैक्सिमम हद तक जाके उनको वैक्सीनेट कर सकें। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक शिकायत भी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक, कितनी भी बलूचिस्तान में कंप्लेन आपने ना सुना होगा ना देखा होगा कि हम सेंटर में आए हैं या टीमें मौजूद नहीं है या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, ऐसा कोई कंप्लेन नजर नहीं है। कंप्लेन जो कर रही है इस वक्त वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, वो हमारे गुजारिशात पे कम ही कान धर रहे हैं। तो ये हमारा एक शिकायत है अपने लोगों से, गुजारिश भी है, अपील भी है, इस्तिदा भी है, रिक्वेस्ट भी है अपने आवाम से कि खुदारा ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक है, और खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल ये खतरनाक है। और भी आप जिस तरह अपील करें, आवाम का ये काम बनता है कि अब SOPs पर अमल करें, और जो है ना सूरत हाल क्योंकि संजीदा होती जा रही है तो इसके ऊपर अब मेरा हाल है बेहतरी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया लियाकत चवानी साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया है। और हमने जिस तरह से देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यही अपील की आवाम से कि आवाम ताउन करें। आवाम ने ये अब ताउन करना है कि अब आपने वैक्सीन लगवानी है, खुद को वैक्सीनेट करवाना है, वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में। अब
जिम्मेदारी आपकी है कि आप ख़ुद को कितना पहले कितना जल्दी वैक्सीनेट करवा रहे होते हैं। और आलमी वबा कोरोना वायरस की जब हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो ये सूरत हाल कहीं और भी मुख्तलिफ नहीं है। इस कोरोना वायरस की वजह से ही हमने देखा था वेस्ट इंडीज़ का और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसको रोकना पड़ा था, और उसके अब असरात ये आए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ को रीस्केड्यूल किया गया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, 5 T20 मैचेस की बजाय अब 4 मैचेस खेले जाएंगे। 27 जुलाई को जो होने वाला T20 मैच था वो मनसूख कर दिया गया और अब वो जो है 28 को किया जाएगा, यानी कि मंगल के बजाय बुध को खेला जाएगा। जो बुध वाला मैच है उसको खेला जाएगा, मंगल वाले मैच को उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया, मनसूख कर दिया। और ये पहला T20 जो है अब बुध को हो रहा होगा, और फिर 31 को है मैच, फिर 1 अगस्त को है, और फिर 3 अगस्त को मैच हो रहा होगा। तो अब 4 मैचेस होंगे। डिसाइडर जो है वो शायद नहीं हो रहा होगा। अब 4 में ये बराबर भी हो सकती है सीरीज, कोई एक टीम जीत भी सकती है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा। अच्छा, पहला टेस्ट जो है वो 12 से 16 अगस्त और दूसरा जो है 20 से 24 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर भी आ गई है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुनक्किदा ऑनलाइन इजलास में PSL 7 के इनेकाद का फैसला कर लिया गया। अच्छा, PSL जो है उसका अगला सीज़न अब आ रहा है, और PCB और फ्रेंचाइज के जो नुमाइंदगान हैं उनमें ये तय पाया है कि आइंदा सीज़न PSL मेला जो है वो जनवरी-फरवरी में सजाया जाएगा, और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। अब ये सारी सूरत हाल है। पहले हम बात कर लेंगे कि इंग्लैंड में जो हमारे साथ हुआ, हमें वेस्ट इंडीज़ में क्या नहीं दोहराना है। हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राज हमारे साथ मौजूद है। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इंग्लैंड की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही पाकिस्तानी टीम की अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर। पहले तो ये कहिएगा कि जो अब 4 T20 मैचेस हो गए हैं, बहुत है T20 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में? वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हमजा। वैसे यार एक मैच कम नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान का। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी झलकती है। इस लिहाज से झलकती है कि जो कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव आए थे वेस्ट इंडीज के टीम के प्लेयर्स थे, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के दौरान आए थे जी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर वो मैच कम करना था तो ऑस्ट्रेलिया का मैच कम करते, जो माजी में होता रहा। इससे पहले जो भी मैचेस कम हुए वो उसी सीरीज के दौरान कम किए गए। इसकी एग्जाम्पल माजी में भी मौजूद है। कोविड-19 का दौर है। अगर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में मैच जो है वो कम करते तो वेस्ट इंडीज के लिए भी बेहतर होता, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होता। लेकिन यार हमारी गर्दन पतली है असल में। हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो साख इतनी मजबूत नहीं है जितनी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। इसकी वजह से वेस्ट इंडीज मैच कम नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया का, और हमारा मैच कम हो गया। हालांकि ना हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, आपको पता है कि उस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारा सेटल है हमजा जी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से हम देखते हैं हमारी कौमी टीम की परफॉर्मेंस पिछले दोनों मैचेस में, दोनों सीरीज़ में हम हार जाते हैं इंग्लैंड में। अब जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के साथ हम खेलने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियां जो हमें नहीं दोहरानी? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम देखें तो मजबूत है काफ़ी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसके मैच हुए हैं वो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ऑस्ट्रेलिया से वो सीरीज जीत के आ रहे हैं और बड़ी वन साइडेड सीरीज जीती है। 4-1 से सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीतना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है उससे पहले तमाम खिलाड़ी मर्ज हो जाते हैं। आज क्रिस गेल भी वहाँ मौजूद है, कैरन पोलार्ड भी मौजूद है, डेविन ब्रावो भी मौजूद है। वो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो आमतौर पे लीग्स खेलने चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं खेलते, वो तमाम के तमाम इस वक्त वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लिए इतनी आसान सीरीज नहीं होगी। जहाँ तक आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की, तो मैंने पहले भी कहा एक एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना कॉम्बिनेशन सेटल कर रहे हैं। मिसबाहुल हक ने 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी हैरानकुन बात थी कि हमारे पास तकरीबन 8-9 प्लेयर्स रेडी है और 8-9 प्लेयर्स का बैकअप भी मौजूद है। हम 2-3 प्लेयर्स की अपनी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारी बॉलर में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बेहतर नहीं है। तो बाकी मैं भी बता देता हूँ कि टॉप ऑर्डर बैटिंग भी आपकी सेट नहीं है। तो हमारा सेट क्या है? तो सच्चाई से बात करनी चाहिए कि हमारे 8-9 प्लेयर्स अगर आप कहते हैं कि मौजूद है, तैयार है, 8-9 का बैकअप भी है, तो भाई वो जो बैकअप 8-9 का आ जाएगा तो 14-15 तो उतरे ही हो जाएंगे। तो जाने वर्ल्ड T20 में तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप देखें, अपनी बॉलिंग को उठा के देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली के बाद हम थोड़ा सा सोच रहे होते हैं अब इस को खिलाए, हसनैन को खिलाए। अच्छा, शाहनवाज धानी जा सकते थे, आप उनको चेक कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन अब वो
आज रवाना हो रहे हैं, 26 तारीख है, आज वो रवाना हो रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए, तो क्या वो अवेलेबल होंगे? हालांकि उनका चुनाव जो है वो टेस्ट टीम के लिए किया गया है, तो क्या आप उन्हें शामिल करेंगे इन 4 T20 मैचेस में? वो के वो वहां पर होंगे? मेरे ख्याल में शामिल करना चाहिए। आप जरूर चेक कर लें कि शाहनवाज दानी कैसी परफॉर्मेंस का इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लीडिंग विकेट कीपर थे अभी रिसेंटली PSL सीजन 6, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बनाने में अभी बहुत मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप ये नहीं देख रहे कि सारा प्रेशर जो है मतलब कि कोचिंग स्टाफ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि नौजवान जो प्लेयर्स हैं वो कैसे ये प्रेशर फील्ड में जाके अपने ऊपर ले सकते हैं? अब मिसबा की आपने बात की कि वो बात कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि आजम को भी हम मजीद चांसेस देंगे। तो अगर आपने मजीद चांसेस देने थे तो अगले ही मैच में दे दिया जाता, उसमें तो आपने उसको ड्रॉप करके वैसे ही उसका मोराल इतना डाउन कर दिया। पहले मैच में वो नॉट आउट वापस आ रहा था, उधर खिला लेते, आपको तो उधर बॉलर्स की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ी, आपने तो ओवर ही नहीं करवाया अपने बॉलर से। देखिए हमजा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। बात यही हो रही है, कितने प्लेयर्स ट्राई कर लिया आपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, आपका एक लाइन लगी हुई है। आप शुरू से आसिफ हो गए, इफ्तिखार हो गए, आपके हुसैन तलत हो गए, आपके जो दानिश अजीज हो गए, और भी कई सारे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में ट्राई कर चुके हैं, और अब आजम खान है। यार ऐसा है कि कोई एक भी सेट होके नहीं दे रहा, कोई एक भी जगह बना के नहीं दे रहा, तो ये फॉल्ट है कहाँ पे? देखिए बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी हिकमत अमली जो हम तरतीब देते हैं बिफोर मैच, क्या वो इतनी इफेक्टिव है कि उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है? मैं फिर आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही बात कहूंगा जो मैं अपने प्रोग्राम में कल रात को भी करके आ रहा हूँ। देखें, आप राइट बैट्समैन फॉर राइट स्पॉट आपको खिलाना पड़ेगा। जो जेन्युइन ओपनर है आप उनके साथ जाके तो देखें, इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में ट्राई तो करें। आप फखर और तजदीद के साथ नहीं अगर कामयाब होते तो साइड में करें। आप बाबर को बाहर नहीं कर रहे, आप रिजवान को बाहर नहीं कर रहे, उनकी जो जगह बनती है आप उनको उस जगह पे मौका दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का मसला भी शायद हल हो जाए। ऐसे फैसले नहीं करेगी कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि हाँ ये सही जगह थी उस प्लेयर की, जब तक बात नहीं बनेगी, और ये प्रॉब्लम हम फेस करते रहेंगे हमका। अच्छा नसीम राजपूत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी अब सर पर है, तब तब्दीलियां बार बार की जाती है टीम में, क्या ये तब्दीलियां करनी चाहिए इस मौके पर? और मलिक, शुएब मलिक, उनके हवाले से जरूर बताइएगा। बिल्कुल, देखो आप सेटल हो गई होती टीम, अगर हमारे मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जिन पे पूरा मुल्क क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर ये लोग अपने थोड़ा सा चौधरीइज्म होता, आप उसको थोड़ा सा देख लेते, इस चौधरीइज्म को जरा थोड़ा सा आप नोट कर लेते। इन्हें सीनियर नहीं चाहिए। देखें हफीज की परफॉर्मेंस का जो लेवल था वो भी नीचे आ गया है। हफीज को आप घूम तब करवा रहे हैं, यानी स्पिन विकेट पे आपने दूसरे T20 मैच में हफीज से बॉलिंग नहीं करवाई। तीसरे में आपने उस वक्त कराई कि जब पानी सर से ऊपर जा चुका था, और हफीज मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बनाने में कामयाब हो गए थे। स्पिन ट्रैक थे, आप देखिए ना, हसनैन से बॉलिंग नहीं करा रहे, आप शाहीन शाह एक ओवर करा रहे, तो इस मौके पे आपको पता ही नहीं है कि पिच का बिहेवियर क्या है। आज तक ना मिसबा पढ़ पा रहे हैं, वकार पढ़ पा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। हमारी अब तक जो है वो अगर हमारी टीम मैनेजमेंट ये भी नहीं देख पाएगी कि पिच की कंडीशन क्या है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिएगा कि जब टीम मैनेजमेंट ये फैसला नहीं कर पा रही है, तो टीम मैनेजमेंट जब 2 या 3 ओवर रह गए हैं तो हसन अली को शादाब के ऊपर क्यों नहीं भेज रही है? हसन अली को इमाद से भी नीचे भेज रही है, शादाब से भी नीचे भेज रही है, और फिर हसन अली आके छक्का मार रहे हैं। ये टीम मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रहा कि पावर हिटिंग कौन कर सकता है? यार इतनी जबरदस्त बात आप भी कर रहे हैं हमजा, और आपको याद होगा इससे पहले सरफराज अहमद कैप्टन थे, आप वो खुद नीचे चले जाते थे, वो खुद बैटिंग के लिए नहीं आते थे, हसन अली को ज्यादा ऊपर लेकर आते थे। देखिए जब मैरिज को आप फौकियत दे रहे थे, उस वक्त आपकी टीम की परफॉर्मेंस का लेवल ये था कि जिस वक्त सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, पाकिस्तान मार्जिन से T20 की नंबर 1 टीम थी। आपको डिसीजन मेरिट पे लेना पड़ेंगे। जहाँ सरफराज की जगह नहीं बनती थी, सरफराज बैटिंग के लिए नहीं आते थे, बीती आज तक वहाँ पे बैठ के मशवरा देते थे। यहाँ पे मिसबा क्या मशवरा दे रहे हैं, यहाँ पे वकार क्या मशवरा दे रहे हैं, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट कौन सा मशवरा दे रही है? जो वो चीज होनी चाहिए जो टीम के मुफाद में जा रही हो, जो टीम की बेहतरी में जा रही हो, वही वाले फैसले आपको करने पड़ते। हम क्यों कह रहे हैं
बहुत अच्छा खेल रहे हैं रिजवान, बहुत अच्छा खेल रहे हैं बाबर, लेकिन इनको आप पहले 6 ओवर का पावर प्ले जाया करने के लिए ना बिल्कुल ऐसे ही भेजें। आप ओपनर्स के साथ जाएं और अपना मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग करें इनको नीचे लाकर। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका। पूरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान बेहतर खेल रहा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।